नंबर मैम? पेज नंबर, एक मिनट बेटा अभी बताती हूँ। स्टोरी टेलिंग आप निकाल लो, बुक नंबर 201 पे है। 201 या 2 में सर्वे मेथड। अब देखिए, व्हाट इज द सर्वे मेथड एंड व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण मेथड क्या होता है और इसके लाभ और हानि हमें बताने हैं। ठीक है, अब देखो, अब सेंसस की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है ना, भारत में जनगणना स्टार्ट हो गई है। तो टीचर्स क्या करें, घर घर जाके क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, जब हम किसी के बारे में कोई सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो मेथड कहलाता है वो आपका सर्वे मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास किसी भी कोई फैक्ट है उसका पता लगाने, उससे रिलेटेड कोई भी डाटा इकट्ठा करना, वो किसके द्वारा होता है, आपका सर्वे मेथड के जरिए। ठीक है, यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उससे रिलेटेड जब जानकारी आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी सर्वे मेथड कहलाती है। ठीक है, सर्वे इसने बताए हैं कई मैम हमको नहीं पता चल रहा है, हम एब्सेंट थे, तो थोड़ा बता दीजिए ना क्लियर से। बेटा ये नया ही तो टॉपिक करा रही हूँ मैं, ये कोई पुराना तो नहीं करा रही कौन से ना बुक से मैम? बेटा, एसएसटी वाली बुक। हाँ तो उसमें 2G स्टेप होते हैं ऐसे। आज हम बात करेंगे सर्वे मेथड की। सर्वे मेथड जो क्या है, ये आपका सोशल साइंस में, आपकी एजुकेशन में, आपकी साइकोलॉजी में और बिजनेस रिसर्च में प्रयोग होने वाला एक रिसर्च मेथड है। इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मिल गया मैम हमको भी। पूजा ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है भाई, तो इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्वेश्चनेयर बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो कि भारत की जो जनगणना है वह क्या है, सर्वे मेथड के द्वारा की जाती है। यानी कि टीचर्स हैं या जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है वो घर घर जाकर क्या है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्या है, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंसस मेथड कहलाता है आपका, यानी कि सर्वे मेथड कहलाता है, सर्वेक्षण विधि, जिसमें क्या है, हम सर्वे के द्वारा जानकारी इकट्ठा करते हैं, हम लोगों से बाय फेस मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम एक पूरा जो जन समूह है या कोई संस्था है या कोई एक स्पेसिफिक एरिया हमने ले लिया, उससे संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे फैक्ट हैं या जो भी सूचनाएं हैं, हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की क्या व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, कैसी रुचि है, क्या क्या समस्याएं हैं, सोशल समाज में सिचुएशन कैसी है, इन चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वे जो मेथड है, अब मुझे बताओ, मीनिंग क्लियर है सर्वे मेथड का? ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन करना, जनगणना करना। ठीक है, उपभोक्ता की खरीदारी की आदतों का अध्ययन करना, तो उससे रिलेटेड हम सर्वे करते हैं। सर्वेक्षण मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्या करता है, जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो साइंटिफिक मेथड से कर रहे हो। ठीक है, साइंटिफिक मेथड का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, यानी कि आप बिल्कुल सही तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप घर घर जाके या फिर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अगर किसी की बाइंग बिहेवियर का आपको पता लगाना है तो आप लोगों से मिल के उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं उनके बारे में आप पूछ रहे हो। तो क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे, आप जो फैक्ट हैं उन चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो। तो इट मीन्स ये क्या है, डाटा कलेक्शन की क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। दूसरा है, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है भाई, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक समूह होता है जिसके ऊपर स्टडी की जाती है। इसमें जो भी क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं और इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जॉब देनी है उनको, नहीं,
आप देखो अब जैसे जनगणना शुरू हो गई, ये तो एग्जाम्पल देखो सबका लाइव चल रहा है अभी, तो जनगणना शुरू हो गई है, तो जो जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है वो घर घर जाकर घर में जो भी मेंबर है उससे मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, साक्षात्कार, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन रिगार्डिंग जो जो उनको उसने गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट करने के लिए जो जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। भाई तुम्हारे घर में कितने आप लोग हो, कितनी कौन कितना पढ़ा हुआ है, घर में क्या क्या सामान है, क्या सिचुएशन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, यानी कि आप क्वेश्चनेयर का भी प्रयोग कर रहे हो, पर्सन पूछ रहे हो और लोगों से क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो। और क्या बताया भाई इसकी विशेषता, ये जो है हमारा, ये वर्तमान सिचुएशन का अध्ययन करने में सहायक होता है, यानी कि एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसकी स्टडी हम करते हैं। अब ये तो है नहीं कि सर्वे आप पास्ट में जाके कर रहे हो, नहीं पास्ट में तो हम नहीं जा सकते, या फिर आप फ्यूचर में जाके सर्वे कर रहे हो, नहीं, आज क्या है, आप आज प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है सिर्फ उसी का आप सर्वे कर रहे हो। उसके बाद जो भी आप सर्वे करने के बाद जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो उसका क्या किया जाता है, लास्ट में एनालिसिस किया जाता है। अब जैसे जितना डाटा जनसंख्या से कलेक्ट होएगा, ठीक है, जनगणना के लिए जितना डाटा कलेक्ट होएगा फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी बात ठीक है भाई, क्या क्या नहीं है, एनालिसिस करके उस डाटा को फाइनली क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपका बताया है इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। एक बार बेटा पानी पी लूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखते हैं सर्वे मेथड के क्या क्या लाभ हैं। एक तो जो एक ब्रॉड एरिया में व्यापक अध्ययन की सुविधा, समय एवं धन की बचत, वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक, निष्पक्षता, नीति निर्माण में उपयोगी, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी। देखो भाई सबसे पहले बात आती है व्यापक अध्ययन की सुविधा, यानी कि ब्रॉड स्टडी की फैसिलिटी आपको मिलती है। इस मेथड के द्वारा आप क्या करते हो, कम समय में बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यानी कि क्या किया आपने, सब लोगों को क्या कर लिया, एक जगह आपने बुला लिया। मान लीजिए आप एक गांव में आज स्टडी करने जा रहे हो, डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सरपंच से मिलते हो, सरपंच को बोल देते हो कि सर हमें ऐसे ऐसे, तो क्या है सब लोगों को क्या है एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो आप कम समय में बड़ी संख्या में लोगों से आप क्या कर रहे हो, जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, घर घर जाके उसमें टाइम लगेगा, तो ये इसकी क्या डीमेरिट्स में आएगा, समय और धन की बचत, कम खर्चीली है, ठीक है, इसने बता दिया कम खर्चीली है क्योंकि आप एक दिन में जो चले गए तो आप उस एरिया का कंप्लीट डाटा कलेक्ट करके आप लेके आओगे, ठीक है, आप बार बार नहीं जा रहे, एक एरिया जो मिल गया तो आप आज का टाइम है तो आपको इस एरिया को क्या करना है, कवर करना है। तीसरी बात, आपको जो रियल फैक्ट है वो प्राप्त होते हैं। आप सीधे क्या है जिसके बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति के साथ आप मिलते हो, तो आपके सामने जो रियल सिचुएशन है उसका ज्ञान आपको होता है, आपको वास्तविक जानकारी मिलती है, झूठी जानकारी नहीं मिलती। आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सहायक है, आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसको आप ग्राफ के तौर पर, परसेंटेज के तौर पर उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई, बायसनेस नहीं होती, निष्पक्षता होती है। जो आप क्या है सही ढंग से जो आप प्रिपेयर करते हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। आपने क्या है भाई, आप तो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो, वो अनजान गांव है आपका कोई सगा नहीं है, तो आपके लिए क्या है, सब बराबर है, किसी की तरफ भी आप पक्षपात नहीं करते। नीति निर्माण में उपयोगी है, सरकार या ऑर्गेनाइजेशन सर्वे के आधार पर डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी जो भी पॉलिसीज बनानी है या जो भी प्लानिंग करनी है वो बनाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर क्या है, एक्चुअल उसका पता लग जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आगे है डिफरेंट एरियाज में ये यूजफुल है आपका सर्वे मेथड, जैसे एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, आपके फिजिकल में, व्यापार में, पॉलिटिकल्स में, सभी एरियाज में क्या है ये आपका उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद है इसकी डीमेरिट्स, गलत जानकारी मिलने की संभावना है, उत्तर न मिलने की समस्या, समय अधिक लग जाता है, गहन अध्ययन संभव नहीं, प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता, डेटा विश्लेषण की
कठिनाई। ठीक है, सबसे पहले तो गलत जानकारी मिलने की संभावना। कई बार क्या है, जरूरी नहीं कि सामने वाला हमें सही जवाब दे, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए हमें गलत आंसर भी दे सकता है। ठीक है, आगे उत्तर ना मिलने की समस्या। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देंगे, क्या है मर्जी है भाई उनकी, आंसर दे तो दे, ना तो ना भी दे। चलो जनसंख्या के लिए तो उनको पता है कि गवर्नमेंट ये करा रही है, सर्वे करा रही है, तो वो आंसर देंगे लोग। अगर उनको पता है कि मैं पर्सनली अपने किसी काम के लिए स्टडी कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो मेरी हेल्प करे, वो मना भी कर सकते हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे क्वेश्चंस का आंसर। समय अधिक लग जाता है, मान लो बहुत बड़ा एरिया मैंने चूज कर लिया, लोग एक जगह इकट्ठा होना नहीं चाहते, तो उसमें मुझे फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा। पक्षपात की भावना, जो रिसर्च करता है या उत्तरदाता के पक्षपात के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए अगर उसका कहीं रिलेटिव जो मिल गया, तो उससे क्या है, बायसनेस की संभावना रहती है। गहन अध्ययन संभव नहीं, ये विधि केवल सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकती है। अगर हमें किसी सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी करनी है तो वहां पर ये अच्छा नहीं है। उसके बाद आपको इस तरह की स्टडी करने के लिए केवल ट्रेंड व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो एक ट्रेंड रिसर्च करता और सही प्रश्नावली, सही क्वेश्चनेयर इसके लिए आवश्यक है। डेटा एनालिसिस की कठिनाई, बहुत अधिक आंकड़ों का विश्लेषण करना कभी कभी आपके लिए क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सर्वेक्षण जो मेथड है आपकी, जो सर्वे मेथड है, वो आपकी सामाजिक और जो शैक्षणिक जो रिसर्च है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक लार्ज ग्रुप से हम क्या है, जो एक्चुअल रियल में जो सिचुएशन है उसकी स्टडी करते हैं, उनके लिए क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या सरकार योजना बना सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आप कर पाते हैं। तो ये था आपका कौन सा, सर्वे मेथड। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आ गया समझ में? चलिए फिर देखते हैं हम फील्ड विजिट क्या होता है। इसी से रिगार्डिंग है, इसी से कोरिलेट करता हुआ टॉपिक है फील्ड विजिट, जिसमें जो भी हमारा रिसर्चर है, रिसर्च करने वाला, या कोई भी स्टूडेंट है, वो किसी विशेष स्थान पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, किसी गांव में, स्कूल में, बैंक में आदि में ले जाकर वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए आपको महाभारत के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हिस्ट्री में आपको लाल किले के बारे में बता रहे हैं। फील्ड विजिट का मतलब है कि आप लोगों को ट्रिप पे लेके गए, आप लोगों को दिल्ली में ले गए लाल किले में, और लाल किले में ले जाकर आपको वहां पर हिस्ट्री की जो जो बातें हुई वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस स्थान के बारे में हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम वहां पर बच्चे को विजिट करा के ले आते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका फील्ड विजिट कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, एक तो फील्ड विजिट में बच्चों को लेके जाते हैं, पार्ले फैक्ट्री में लेके जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐतिहासिक स्थल है, जैसे हम उनको आगरा, म्यूजियम मैम, हाँ जी, म्यूजियम वगैरह में ले गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका फील्ड विजिट कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है भाई, हम फील्ड विजिट क्यों कराएं बच्चों को? एक तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, एक्चुअल में कैसी सिचुएशन थी वो चीज दिखाने के लिए। ठीक है, बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है, बच्चा देखेगा, चीजों को नोटिस करेगा, तो बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, और जो भी थ्योरेटिकल है और जो प्रैक्टिकल के बीच में जो संबंध है वो वहां पर बच्चे को पता लगेगा, हाँ कि भाई ये चीज प्रैक्टिकल वास्तव में है, और यही चीज हमारे इन हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में ये घटित हुई थी। तो फिर उनको जो हिस्ट्री याद करना बड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, रिसर्च एवं समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। फील्ड विजिट की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, बिल्कुल सही। आप चीजों को देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उसके आधार पर जो आपने नॉलेज ली, तो इसलिए क्या है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, सीखने की जो प्रोसेस है वो अधिक रोचक बनती है, वास्तविक जो तथ्य है और सूचनाओं का संग्रह क्या हो जाता है, हमारा संभव होता है। रियल जो फैक्ट है और जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वो बच्चे को पता लगती हैं।
अब इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं फील्ड विजिट की। विद्यार्थियों को एक्चुअल सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिलता है, उनको नई चीज सीखने को मिलती है, उसको जो फील्ड विजिट होता है वो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और ज्यादा इफेक्टिव रहता है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होती है, एनालिसिस करने की पावर डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बच्चे का। जब नए नए स्थानों पर घूमने जाता है, नए नए लोगों से बातचीत करता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। समूह कार्य की भावना, विद्यार्थियों में सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित होती है, ठीक है, बच्चे के अंदर। उसके बाद क्या है, सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग, कक्षा में पढ़ाए गए सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में समझने का क्या करता है, अवसर मिलता है। तो ये थी इसकी मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या भाई, अधिक खर्चीली है जी भाई, अगर सारे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो बच्चे का लेके जाने का खर्चा, खाने का, यात्रा का, वहां पे रुकने की भी व्यवस्था करना, तो ये खर्चीली मेथड है। फील्ड विजिट के लिए टाइम चाहिए। एक तो टॉपिक था आप क्लास में उसको आधे घंटे में कंप्लीट करवा देते, अब उसी को अगर फील्ड विजिट में लेके जा रहे तो 2 दिन लग रहे हैं आपके। उसके बाद एक सिक्योरिटी संबंधी इशू रहते हैं। अब भाई, अब बच्चों को आप लेके तो जा रहे हो भाई, सिक्योरिटी की पूरी ध्यान आपको रखना। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेवार आप होगे, तो सिक्योरिटी संबंधी समस्याएं भी आती है। या फिर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते, सभी विद्यार्थियों की समान भागीदारी नहीं रहती। हाँ जी, मान लीजिए 50 बच्चे, तो 50 में से 30 बच्चे जा पाएंगे, 20 बच्चों के पेरेंट्स ही मना कर देंगे। उचित मैनेजमेंट और क्या है, प्लानिंग की हमें आवश्यकता होती है। तो फील्ड विजिट हमारे एजुकेशन और रिसर्च की क्या है, एक इफेक्टिव मेथड है जो विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। इससे ज्ञान अधिक व्यवहारिक और ज्यादा लंबे समय तक परमानेंट उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक उपयोगी और रोचक बनाता है। क्लियर है एवरीवन? मैं ना ये सारी चीजें आपको आपकी बुक में से नहीं पढ़ा रही, मैं चैट जीपीटी पे से साथ के साथ सर्च करके आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। किसी को ये लगे कि मेरे तो मैच नहीं कर रहे, तो आप, जरूरी नहीं है, मैं तो आपको हर बार यही बोलती हूँ कि बुक से आपको जरूरी नहीं है, आपको जहां से इजी मटेरियल लगे आप वहां से पढ़िए, ठीक है। क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग क्या होती है? ये भी लर्निंग की एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम जो मेन कंसेप्ट है उनका क्या है, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि पेपर के समय हमें पूरा का पूरा रिवाइज ना करना पड़े। हम क्या करें, आसानी से एकदम से एक बार से नजर घुमाएं उसके ऊपर और सारी चीजें हमें याद आ जाएं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को किसी भी बॉक्स के जरिए, किसी भी सर्कल के जरिए उनके साथ जोड़कर क्या बनाते हैं, एक उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और जो मेन जानकारी है उसको विजिबल कर देते हैं और सरलता से क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने इन्वायरमेंट के ऊपर टॉपिक लिया, हमने कंसेप्ट मैपिंग में क्या बना दिया, हमने पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिखा हमने, तो पर्यावरण प्रदूषण, हमने पर्यावरण प्रदूषण लिख के उसको 4 भागों में बांट दिया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बना दिया, एक कंसेप्ट बना दिया, उसका मैप बना दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, विषय की स्पष्ट समझ होती है, विचारों के बीच संबंध स्थापित होता है, ये ज्यादा क्या होता है, आपका इफेक्टिव रहता है, आपकी रीजनिंग पावर को बढ़ाता है, जटिल विषयों को सरल बनाता है, आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको, यानी कि आपको रिवाइज करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आप देखते थे आपकी जो 11th और 12th की जो बुक होती थी ना, उनके पीछे आपका क्या दिया रखा होता था, कंसेप्ट मैपिंग। अब आपका इसमें नहीं है, बीएड की बुक में 11th और 12th की बुक्स में जरूर दे रखा होता है कंसेप्ट मैपिंग। जैसे ही चैप्टर ओवर होता है उसके पीछे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मैपिंग दे रखा होता है। क्लियर है?
अब कंसेप्ट मैपिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं, आपको ये समझने में सहायता करता है। जब आपको फटाफट से एकदम से ओवरव्यू लेना हो उसमें हेल्प करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी क्रिएटिव सोच को डेवलप करता है। उसके बाद क्या है आपकी अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करने में उपयोगी है, आपस में कोरिलेशन दिखाता है, आपकी एक्टिव लर्निंग को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स क्या है भाई, टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि कंसेप्ट मैप बनाओगे भाई लिखने में टाइम तो लगेगा। सभी विषयों में ये उपयोगी नहीं है, बिल्कुल बात सही है। इसमें क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक को इसे बनाने का अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। अधिक जो जटिल है, जो कॉम्प्लेक्स जो इंफॉर्मेशन है उसका क्या है, हम मैप नहीं बना सकते, ठीक है। कंसेप्ट मैप बनाने के लिए आपकी क्रिएटिव सोच होनी चाहिए, जिसकी क्रिएटिव सोच नहीं है वो नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट मैं बता रही हूँ, जैसे हम एजुकेशन है, एजुकेशन के 3 पिलर है, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक क्या है आपका सिलेबस, ठीक है। टीचर क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, विद्यार्थी क्या करता है, लर्निंग करता है, और जो आपका सिलेबस है वो आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट मैपिंग का एक एग्जांपल भी आप उसको बना के डाल सकते हो, एजुकेशन का डाल लो या फिर आप टाइप ऑफ पॉल्यूशन का डाल लो, ठीक है। क्लियर है? मैम इसमें प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ, कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट एक ही है मैम, कि अलग अलग है? प्रोजेक्ट मेथड कहाँ बेटा, मेरे में तो कंसेप्ट मैपिंग ही है। मैम इसमें बुक में दिया हुआ है, हमारी कॉन्सेप्ट बुक है। में नहीं है मैम, ये सिलेबस में आएगा। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ मैं तो। हमारी में नहीं है मैम ये। मैम कॉन्सेप्ट मैपिंग वाला हमारे है ही बुक नहीं में ना बुक में। प्रोजेक्ट मेथड है, मेरे में भी प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट मेथड ही मेथड है। है। भाई एक मिनट, किसी की बुक में जो भी है, मेन आप किससे चलोगे, जो सिलेबस है आगे के जो फर्स्ट पेज पे आप सिलेबस को देखो क्या है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या करते हो बेटा, आप प्रोजेक्ट तैयार करते हो, ठीक है। आपने भी बनाए होंगे ना प्रोजेक्ट, जी है ना। तो प्रोजेक्ट मेथड उससे कोरिलेट करता है। हमने बच्चे को घर से बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो इसमें क्या बच्चा खुद करके इसमें सीखता है प्रोजेक्ट मेथड में। ये अलग अलग मेथड है आपको सिखाने के लिए, और इसमें ना आपकी सारी क्लासरूम की एक्टिविटी चल रही है, क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम में आप क्या क्या कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट मेथड जिसकी में है, प्रोजेक्ट मेथड बता तो दिया आपको कि आपको बच्चे को क्या है, घर से करने के लिए एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसको कुछ दिन दे दिए जाते हैं। जैसे छुट्टियों में मिलता था ना आपको, जून की छुट्टियां होती थी, हर कोई ना कोई टीचर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देता था, और कुछ नहीं तो साइंस वाले टीचर जरूर देते थे, बनाते थे ना। यस मैम। तो मैम कॉन्सेप्ट मेथड भी करना है मैम हमें? बेटा तुम अपनी ना उसमें देखो आरती, सिलेबस में क्या है आपके में, अब मेरे को क्या पता आपके नहीं कौन। है मैम उसमें सिर्फ यही है प्रोजेक्ट मेथड, वो नहीं है कंसेप्ट मेथड, देख लिया आगे। कंसेप्ट मेथड नहीं, कंसेप्ट मैपिंग, ठीक है भाई। मैंने करा दिया है, जोन सा आपकी बुक में है वो कर लेना, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग क्या होता है भाई, जब हम पढ़ाने से पहले बच्चे को स्टोरी से स्टोरी। रिलेट करके पढ़ाएं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हो तो हम बच्चे को कोई भी स्टोरी के जरिए उनको, जैसे मान लीजिए हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया बच्चों को, तो क्या है, हम उनकी पूरी स्टोरी बच्चे को सुना सकते हैं, बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगी और वो इजीली क्या है उसको बता भी पाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये भी टीचिंग का क्या है, एक इफेक्टिव मेथड होता है। इसके माध्यम से टीचर कौन सी स्टोरी सुनाता है, या तो आपके किसी सब्जेक्ट, जैसे आप एसएसटी से रिलेटेड कोई स्टोरी, इतिहास से संबंधित कोई स्टोरी सुना सकते हो, या मोरल एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्टोरी सुना सकते हो। आप बच्चे के अंदर अगर सोशल वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो समाज से रिलेटेड कोई स्टोरी उनको सिखा सकते हो, ठीक है। जैसे हम बचपन में करते थे ना, एक तो वो थी ईमानदार लकड़हारे की स्टोरी हमेशा करते थे, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किया नहीं, हमारे बचपन में तो ये कराते थे। और एक वो बूढ़ा किसान था, उसके 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, एक तामे बल बारी बारी करके जो लकड़ी तोड़ते थे,
वो वाले यस मैम, करा हुआ है ये। है ना। सोने के कुल्हाड़ी वाला हम भी सुने। हाँ हाँ, तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड था। इसमें क्या थी, हमें मोरल एजुकेशन दी जाती थी। एक तो वो कुल्हाड़ी वाला था, लकड़हारे वाला, उसमें तो क्या थी, हमें ऑनेस्टी की क्या है मोरल वैल्यू दी जाती थी। और जो एक किसान था जिसके 4 पुत्र थे, वो हमेशा लड़ाई झगड़ते रहते थे, उस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि एकता में ही बल है। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या थी। हाँ, 2 बैलों की कथा भी सुनी हुई है। तो अलग अलग यस मैम। है ना। तो ये यस मैम, स्टोरी सुनिए इसमें। हमें क्या है, एक तो बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर को और इंटरेस्ट को बढ़ाती है। मैं स्टोरी सुनाने लग जाऊं तो बहुत सारे बच्चों को तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि आज स्टोरी सुन रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि बच्चा वैसे पढ़ना नहीं चाहता। अगर बच्चे को स्टोरी सुनाओगे तो उसका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हम क्या है स्टोरी टेलिंग के, सारी चीजें तो हम स्टोरी टेलिंग के आधार पर नहीं सिखा सकते बच्चे को, लेकिन कुछ चीजें हम क्या है स्टोरी टेलिंग के आधार पर सिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोरी टेलिंग के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, उनकी जो मोरल वैल्यूज हैं या सोशल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करना, इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, सुनने और समझने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, यस मैम। और क्या क्या भाई, इसकी मेरिट्स में भी यही बता रखा है। सीखने में रुचि बढ़ती है बच्चे की, भाषा डेवलप होती है क्योंकि वो सुनता है, टर्मिनोलॉजी सुनता है, उच्चारण करता है, बोलने की क्षमता भी करता है। नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे ईमानदारी वाली कहानी, अनुशासन वाली। ठीक है, स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चे की, कल्पना शक्ति, यानी कि अब उसने स्टोरी, तो बच्चा भी क्या है अपने दिमाग में कुछ स्टोरी घट रहा होता है। बच्चे के अंदर क्या है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आज जिसने कहानी सुनाई कल कोई और बच्चा सुनाएगा। ठीक है, इसमें समय ज्यादा लगता है। डीमेरिट में क्या हो गया, समय ज्यादा लगता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। टीचर की क्या है, यहाँ पर टीचर को स्किलफुल होगा तभी वह स्टोरी सुना सकता है। ठीक है, ध्यान भटकने की संभावना रहती है कि बच्चे को स्टोरी सुनते सुनते नींद आ जाती है। बड़े समूह में अगर आप सुना रहे तो कठिनाई हो सकती है कि जरूरी है कि सबको आपकी स्टोरी पसंद आए। आगे बात समझ में। तो ये था आपका स्टोरी टेलिंग। तो आज आपका जो एसएसटी का है 4th यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है आपकी, एसएसटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, और आपकी कॉमर्स की भी। अब आगे आ जाओ 3rd यूनिट। बाकी बच्चे बेटा जो मैथ के हैं, इंग्लिश के, बायो के, या जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। बेटा देखो, मैं हूँ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से, मैंने कर रखी है अपनी, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो फिर देखो एसएसटी में टीच कर देती हूँ, मैं कॉमर्स टीच कर देती हूँ आपकी वो, लेकिन जो ये साइंस वाले हैं ना, ये साइंस वालों का मुझे नहीं आता। हाँ, इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, साथ साथ मेरे जो जो टॉपिक आपके क्या हैं मैच कर रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप साथ साथ कर लो। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे एसएसटी के ही मिलेंगे। हाँ जी, डिस्कवरी मेथड भी है प्रीति, सबसे पहला ही मेथड डिस्कवरी है, और डिस्कवरी मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कहीं ह्यूरिस्टिक मेथड लिखा आ जाए और आप फिर उसको खाली छोड़ के आओ। मैम व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये सारे के सारे आपके किस में हैं, जो अदर सब्जेक्ट की 3री यूनिट है, और हिंदी में ये 2nd यूनिट है। यस मैम, मैम हिंदी में है 2nd यूनिट में, हाँ, जो आपने भी बताया हिंदी में मैम। 2nd यूनिट है। और ये जो आपके हैं मैथ्स वाले, मैथ्स वालों में ये 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट में ही है। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, और बच्चों की बुक में भी मिलेंगे। साइंस वालों की मैं देख रही हूँ एक बार। मैम एसएसटी वाले लीव सब क्या है? अरे भाई पूजा, सब कुछ तो एसएसटी का ही करा रही हूँ मैं, बेचारे दूसरे बच्चों का तो इतना करा भी नहीं रही। 150 पेज नंबर पर है एसएस का। अभी तुम एक बात बताओ, आगे सिलेबस देख रहा है उसके अकॉर्डिंग ढूंढ भी तो सकते हो ना।
इनके में भी सेकेंड यूनिट में है भाई, जो साइंस वाले हैं उनकी सेकेंड यूनिट है ये। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल थ्रू माइक्रो टीचिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, इंट्रोडक्शन द लेसन, एक्सप्लेनिंग इलस्ट्रेशन, यूजिंग चाकबोर्ड एंड स्टिमुलस वेरिएशन। सारी वही है, बस आगे पीछे करके दे रखी हैं। अब निकाल लीजिए आपकी पढ़ाने की स्किल, पढ़ाने का कौशल। ठीक है, जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जब टीचर अपनी स्किल्स का प्रयोग करके उस चीज को आपको और ज्यादा इजी कर देता है, और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल कर देता है, वही क्या है आपकी स्किल कहलाती है। कि आपके सामने क्या है, कोई भी टीचिंग मटेरियल दे दिया आपको, उसको किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरीके से क्लास में उस चीज को डिलीवर कर रहे हो, ताकि बच्चा क्या है उसको इजीली समझ सके। ठीक है, वही क्या कहलाती है आपकी स्किल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगर आप एसएसटी में हो तो उसको स्किल ऑफ सामाजिक अध्ययन का लिख देना, कॉमर्स में हो तो कॉमर्स लिख देना, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में लिख देना। सिंपल मीनिंग यही है आपका, जब आप किसी चीज को किस ढंग से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ताकि उसका क्या है एक इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट पड़े और बच्चों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो वही चीज क्या कहलाती है आपकी स्किल ऑफ टीचिंग कहलाती है। ठीक है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति में डिफरेंट स्किल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाते हैं, तो इस प्रोसेस द्वारा टीचिंग और लर्निंग को अधिक इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाया जाता है। टीचिंग स्किल अध्यापक के उस व्यवहार समूह को कहते हैं जो आपका छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं में वांछित परिवर्तन लाने में विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध होता है। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है और अधिक उसको इफेक्टिव बनाना है, तो आप अपनी अलग अलग स्किल्स का प्रयोग करते हो। अलग अलग स्किल्स का प्रयोग करने का मतलब जो आपकी स्टार्टिंग में दे रखी थी ना, कि आप क्वेश्चन मेथड के जरिए पढ़ा सकते हो बच्चे को, या फिर आप क्या है बच्चे को इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल आप बच्चे को सिखा सकते हो। बच्चे को क्या है आप रेनफोर्समेंट में, यानी कि आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, हाँ बेटा आप कर सकते हो, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे को मोटिवेट करते हुए आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं वो क्या है, एक टीचर का वो बिहेवियर है जो क्या है उसके जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर में चेंज ला सके। ठीक है, उनके बिहेवियर में कैसे चेंज ला सके, जो चीज पहले उनको नहीं आती थी अब वो चीज उनको क्या है अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्किल ऑफ आपका मीनिंग क्लियर हुआ, टीचिंग स्किल्स क्या होती है। यस मैम। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आएंगे जो हमारी अलग अलग स्किल्स हैं। ठीक है, एक एक करके बारी बारी करके हम इन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाली है ना, जो एक्सप्लेनिंग, सॉरी मैं ना बाय मिस्टेक गलत बोल रही थी, एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि हम जब व्याख्या मेथड के जरिए पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन ही तो कर रही हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ। जब एक टीचर एक टॉपिक को पहले पढ़ता है, फिर उसकी क्या है व्याख्या करता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे ना, हिंदी में मैडम हमें क्या है पहले तो वो गद्यांश पद्यांश पढ़ाती थी और फिर उसके बारे में हमें क्या करती थी, समझाती थी, एक्सप्लेन करती थी। अब जैसे मैं कोई टॉपिक पहले मैंने रीड आउट कर दिया और फिर मैं आपको क्या कर रही हूँ, वो टॉपिक आपको मैं समझा रही हूँ, तो वो क्या कहलाती है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक है, कोई बोल रहा है बीच में? नो मैम, मैं कुछ और कह रही। ठीक है, तो जो क्या है आपकी एक्सप्लेनिंग जो मेथड है, वो प्रत्येक जो भी आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसके भाव को, यानी कि ये जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, ये क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है। जब उस चीज को एक टीचर अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता है, तो वही क्या है आपकी स्किल ऑफ
एक्सप्लेनिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें पाठ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कठिनाई है बच्चों को, ठीक है, उसको एक बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्पष्ट करना, ताकि बच्चों को वो इजी अंडरस्टैंड हो सके। इसमें जो मेथड है आपका, जो आपके स्किल वाला एक्सप्लेनिंग स्किल वाला जो मेथड है, ये आपका सामाजिक विषय में, आपका वाणिज्य में, सूचना में, इंफॉर्मेशन में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, जिसका भी आप ये कर रहे हो, उसी का नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, अभी जैसे मैं एसएसटी वाली बुक में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इसमें एसएसटी विषय लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसमें पढ़ोगे एसएसटी, ठीक है, वाणिज्य में पढ़ोगे, कॉमर्स में पढ़ोगे तो कॉमर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें टीचर एक्सप्लेन करता है किसी भी कंसेप्ट को, बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं, उस चीज से क्या भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, बच्चे ने जो टीचर ने जो एक्सप्लेन किया है, उसमें कौन कौन सी वोकैबुलरी थी, उस वोकैबुलरी को भी टीचर बताता है। जैसे देखो, छोटे बच्चों को चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, उसमें बच्चों को कठिन शब्द भी लिखवाए जाते हैं, जो आपके वर्ड मीनिंग है वो भी लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में है ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और लेकिन बड़ी कक्षाओं में अगर आप और हायर लेवल पर पहुंच जाते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक्सप्लेनेशन से पूछें, हम और भी कई मेथड अपना सकते हैं। लेकिन छोटी क्लास में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग मेथड को अपनाते हैं। बच्चे को पहले टीचर चैप्टर पढ़ाता है, फिर उस चैप्टर को क्या है, अपनी लैंग्वेज में उसको समझाता है, उसके जो डिफिकल्ट वर्ड है वो लिखवाता है। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या अलग शब्द आए हैं, न्यू वर्ड जो आए हैं, उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सप्लेनिंग स्किल। मीनिंग क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब देखो, तुम सारी चीजें, अब तुम टीचर बनने वाले हो ना, बुक किस लैंग्वेज से मत करो, तुम अपने दिमाग में सोच के उस चीज को करो। अब देखो भाई, जो एक्सप्लेनिंग स्किल है उसमें इसने बताया है 2 तरह का व्यवहार इन्होंने बता दिया भाई। एक होता है डिजायरेबल बिहेवियर, एक है आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर। डिजायरेबल में क्या है, वांछनीय व्यवहार क्या है, आप सबसे पहले तो जो संपर्क है, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक जोड़ के आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। दूसरा है विजुअल टेक्निक का प्रयोग कर रहे हो, दृश्य प्रविधि का प्रयोग कर रहे हो, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, टेक्निकल वर्ड को डिफाइन कर रहे हो, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। असेंशियल जो अनिवार्य जो पॉइंट है, जिसको की टर्म बोलते हो आप लोग, वो भी बच्चे को सिखा रहे हो। टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग, और ये टेस्ट करते हो कि मेरे बच्चों को समझ में आया है, मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं आया है। उसके बाद है अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या है भाई, अवांछनीय व्यवहार में असंबंधित कथनों का प्रयोग किया जाता है, यूजिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूटी इन स्टेटमेंट, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप एक्सप्लेनिंग स्किल अपनाते हो आप, तो 2 तरह का व्यवहार आप क्लास में करते हो। एक होता है वांछनीय व्यवहार, जिसको डिजायरेबल बिहेवियर बोलते हैं, और एक है आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर, अवांछित व्यवहार। वांछित व्यवहार में, डिजायरेबल बिहेवियर में आप एक्सप्लेनिंग लिंक करके देखते हो। कुछ ऐसे शब्द और मुहावरों को क्या करते हो, आप साथ में कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। ठीक है, ताकि आपका क्या है, वो और इफेक्टिव हो और बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। कोई भी, मान लीजिए आप बच्चे को प्रोजेक्ट कोई बता रहे हो, या किसी तरफ इशारा कर रहे हो, किसी स्थान के बारे में बता रहे हो, तो उससे आप कोरिलेट या कोई घटना बच्चे को बता सकते हो। ठीक है, कि भाई ये यहाँ पर ये वाली घटना हुई थी। तो ये होता है आपका यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक जोड़ते हुए। भाई इसका कोई एक एग्जाम्पल बताओ, किसी के दिमाग में आ रखा हो तो। मैम सेंटर पॉइंट पर ध्यान देना किसी चीज की। सेंटर पॉइंट पे तो ध्यान दे रहे हैं बेटा, लेकिन हम कोई एक ऐसा पॉइंट जो उसे कोरिलेट, उसे लिंक करता हो, उसका एग्जांपल देके हम समझाते हैं बच्चे को। तो वो मैं पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास किसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो हम यहाँ पे दे सकें। मैम जैसे हम बच्चों को डायरेक्शंस के लिए बताते हैं कि आपका राइट हैंड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स होगा। हाँ, वेरी गुड।
बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो हम बच्चे को लिंक करते हुए सिखाते हैं यहाँ पे। दूसरा है विजुअल टेक्निक्स का प्रयोग करके सिखा सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड के जरिए बच्चों को लिख के दिखा दिया, या चार्ट के जरिए, या फिर और भी कोई पिक्चर्स हमने बच्चे को दिखा दी। ठीक है, और उन पिक्चर्स की सहायता से वो जो घटना हुई है, जो इवेंट हुआ है, उसके बारे में समझाने की हम कोशिश करते हैं। एक है आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, आप बच्चे को इंट्रोडक्शन में समझा देते हो, लास्ट में आप क्या करते हो, उस चीज का कंक्लूजन बताते हो। ठीक है, और एक फिर क्या है आपका टेक्निकल वर्ड क्या क्या इसमें आए हैं, जैसे छोटे बच्चों को जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं बीच बीच में बताते हैं ना कि ये वर्ड मीनिंग नया निकल के आया है, ये न्यू वर्ड निकल के आया है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में तो ये नहीं करते, बड़ी क्लासेस में तो हम फ्लो में लेक्चर मेथड से हम पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनिंग मेथड से हम छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन जो करते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में हम, आपने कभी देखा होगा किसी के घर में छोटा बच्चा भी होगा तो उनके न्यू वर्ड अलग लिखवाते हैं, की टर्म अलग लिखवाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड अलग लिखवाते हैं एक पेज पे। मान लीजिए आज टीचर ने एक पेज पढ़ा दिया तो उसको बोलेगा कि भाई इसमें से जितने डिफिकल्ट वर्ड है आप घर से छांट के लेके आओगे। ठीक है, तो और क्या न्यू वर्ड आए हैं जिनको टेक्निकल वर्ड भी बोला गया है, उनको बताता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है, यानी कि इजी से इजी लैंग्वेज, ताकि क्या है इंटरेस्ट बना रहे बच्चे का क्लास के अंदर। और ये टेस्ट करता है लास्ट में कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इवैल्यूएशन भी करके देखता है। तो ये सारे डिजायरेबल बिहेवियर है जो एक टीचर करता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है रेटिंग भी देता है। उसके बाद है आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या है, यूजिंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट। जब एक इररेलेवेंट स्टेटमेंट का प्रयोग व्याख्या करते समय, जब टीचर क्या है, कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है भाई, तो हमारा कुछ डिजायरेबल बिहेवियर था और कुछ हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या हो गया कि जब हम इररेलेवेंट जो स्टेटमेंट है उनको बीच में ले आते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक की और बात करते करते हम पता नहीं किस मुद्दे पे पहुंच जाते हैं, तो ये होता है अनडिजायरेबल बिहेवियर। उसके बाद होता है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, कथनों में तारतम्यता, यानी कि कंटिन्यूटी में क्या बताया, जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो अपनी लैंग्वेज का जो फ्लो है उसमें क्या कर लेते हैं, कुछ अलग सी कंटिन्यूटी उसमें बना लेते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी के लिए क्या है समझना, जब सभी कथनों में आपस में निरंतरता बनी रहती है तो विद्यार्थी के लिए समझना सरल हो जाता है। यानी कि अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या हो गया कि टीचर अपनी तरफ से अपने शब्दों में क्या है उतार चढ़ाव कर लेता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि करे डिजायरेबल का तो मतलब होता है वो तो करना ही करना है टीचर को, अनडिजायरेबल जो वो अपनी तरफ से कर रहा है। ठीक है, तो कई बार वो बोलते बोलते क्या करता है, अपने शब्दों में लय जो भी उसको जोड़नी होती है वो जोड़ देता है। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, टीचर अपनी व्याख्या को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी, अपनी उस भाषा का प्रयोग कर सकता है जिसमें उसकी फ्लुएंसी है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने लेके चलती हूँ बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कई टीचर क्या होते हैं खाली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कई टीचर खाली हिंदी में, लेकिन हमें क्या बाइलिंगुअल लेके चलना चाहिए क्योंकि मेरी क्लास में बच्चे हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। आगे यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज, टीचर क्या है किसी भी घटना को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी सिद्धांत को क्या कर लेता है, मुहावरों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों की आयु के अकॉर्डिंग उनका जो क्या है, जो परिपक्वता स्तर है, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल, उन सबको देखते हुए क्या करता है वह वर्ड और फ्रेज को भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। मान लो आपको किसी को कोई टॉपिक पढ़ाना है, अभी आप ये लगा लो 2-3 महीने बाद आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, आप टीचर बन जाओगे। यानी कि देखो भाई गवर्नमेंट का तो पता नहीं मुझे कब लगेगी नहीं लगेगी, आधे से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट भी लग जाएगी, लेकिन क्या है प्राइवेट के लिए तो आप सब लोग क्या हो, एलिजिबल हो, एलिजिबल तो गवर्नमेंट के लिए भी हो। कुछ बच्चे क्या है प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पढ़ाओगे तो तुम्हें वो सारी चीजें अपने आप याद आएंगी। ठीक है, जब मैंने बीएड की तो उस टाइम पे हमने साइकोलॉजी पढ़ी, मैं अनमैरिड थी, मेरी बीएड हुई तब, तो साइकोलॉजी पढ़ी, इतनी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन
जब शादी के बाद मेरा बेटा हुआ ना, जो जो चीजें, तो साइकोलॉजी में सारी चीजें वही हैं, वो बड़ी जल्दी समझ में आई मुझे, क्योंकि मैंने एमएड बाद में की थी मेरा बेटा होने के बाद, तो एमएड में भी साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। तो वो साइकोलॉजी इतनी इजी लगी क्योंकि वो सारी चीजें मैं अब प्रैक्टिकल देख रही थी मेरे बेटे के अंदर, ठीक है। तो जो चीजें आप कुछ थ्योरेटिकल है, जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल इजी लगेंगी। अब इसमें क्या है आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनिंग में इसने बोल दिया है एक रेटिंग स्केल बना ली, आपको जो डिजायरेबल बिहेवियर है और अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ठीक है। ये कंपोनेंट लिख दिए, रेटिंग लिख दी, डिजायरेबल में जो जो आपको पॉइंट बोले गए हैं वो पॉइंट लिख दो। रेटिंग देनी होती है 0 से लेकर 5 तक, इन्होंने 6 तक दे रखी है लेकिन 0 से लेकर 5 तक। आपने फाइल भी बनाई होंगी अभी, अगर किसी ने बना ली होगी ना फाइल, पर नहीं तुम्हारे में फर्स्ट ईयर में तुमने ये फाइल नहीं बनानी, सेकंड ईयर में बनेगी ये फाइल। जो आप ये आज पढ़ रहे हो ना स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ, सेकंड ईयर में इनकी फाइल बनानी है आपको। तो इसमें क्या है, डिजायरेबल बिहेवियर है आपका, जिसमें आपने जो डिजायरेबल बिहेवियर में 7-8 पॉइंट लिखे, उन पॉइंटों को लिखो। रेटिंग में 0 1 2 3 4 5 लिख के बुक में दे रखा है सबकी में। यस मैम, दिया हुआ टेबल बनी हुई है। हाँ, तो ये टेबल आपको समझ में आ गई ना। यस मैम। डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर, फिर जो रेटिंग है ना। अब रेटिंग आप कैसे दोगे, अगर मान लो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो 5 नंबर पे आप टिक कर सकते हो। भाई कुछ भी समझ में नहीं आया, 0 नंबर भी दे सकते हो आप, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, ठीक है। ये रेटिंग देना आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये था आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। फिर इसके क्या दे दिए, सजेशन दे दिए हैं आपको, ठीक है, कि आप व्याख्या के माध्यम से आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बच्चे को क्या है सारांश दे सकते हैं, व्याख्या सही समय पर होनी चाहिए, टीचर को क्या है पहले पाठ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी चाहिए, बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस और उसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको दे रखी हैं, समझ में आ गई। यस मैम। मैम एक चीज है, हमारे पास जो टेबल्स बनी हुई है ना, उसमें जैसे आप बता रहे हो उससे थोड़ी डिफरेंट है, पर जो बता जैसे आप पॉइंट्स बता रहे हो पर लिखी वैसी ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी मैम सोशल साइंस में टेबल्स नहीं बने हुए हैं। नहीं है नहीं, एक बार आपको वो कर देती हूँ स्क्रीन शेयर, आप एक बार फोटो ले लो। ये तो ये बेटा आपका अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो आपका तो अच्छा ही है, 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, एक पेज पे तो टेबल ही चिपका देना। मैम टेबल एक बार आप दिखा दो। 1 मिनट बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, मेरी आवाज नहीं आएगी। हो गया मैम, सेम टेबल है, सेम। यस मैम, हो गया। हाँ जी। तो ये टेबल आप देखो, ये बिहेवियर तो आपको दे ही रखे होंगे, आपकी बुक में जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट लिख लेना और ऐसे रेटिंग लिख लेना 1 से लेकर 5 तक। ओके मैम। ठीक है, एक तो आपको इतने ज्यादा 16 नंबर में, मैं तो चाहती हूँ ना जितनी टेबल जितने चार्ट बना सको उतने बना के आओ, क्योंकि कितना मैम लिखोगे। जैसे हाँ जी मैम जैसे लेसन प्लान है तो उसमें है ना, जैसे हम पूरा एक टॉपिक तो करवाते नहीं है क्लास में जाके, तो जैसे मान लो 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं, और पेपर में जैसे लेसन प्लान बनाना आ जाए तो वो पूरा बनाए या बेटा, मैं आऊंगी एक ही। सेकेंड यूनिट में, लेसन प्लान के ऊपर ही है, ओके मैम। उसमें मैं आपको एक टॉपिक दे दूंगी, उसके ऊपर लेसन प्लान बनाना सिखा दूंगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कोई टॉपिक ले लेना। अब धीरे धीरे पहले ये करवाती मैम हूँ ये आपकी। टेबल इंग्लिश में नहीं है? इंग्लिश में नहीं, आप इंग्लिश मीडियम हो क्या दीक्षा? यस मैम। तो आपको यही तो लिखना है ना, जो पॉइंट है उनको इंग्लिश में लिख लो, और क्या करना है। ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक, दूसरा है यूज ऑफ यूजुअल टेक्निक, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, टेक्निकल वर्ड डिफाइन, इंटरेस्टिंग टू पीपल,
यानी कि जो पॉइंट है ना उनको इंग्लिश में लिख लो तुम यहाँ पे। ये तो होगा ना आपके में डिजायरेबल बिहेवियर में ये पॉइंट और अनडिजायरेबल बिहेवियर में ये पॉइंट है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है बुक में। मैम हमारे में मैम डिजायरेबल मैम मेरी बिहेवियर तो कॉमर्स नहीं की है, बुक में ये तो है। टॉपिक ही नहीं। क्या प्रियंका? मैम हमारे बुक में नहीं है डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर नहीं है। मैम हिंदी मीडियम में है। अच्छा कोई बात नहीं मैम, नेट से देख लेंगे। या हाँ नेट से देख लेना, नहीं तो दीक्षा फोटो क्लिक कर लिया ना आपने? नहीं मैम, हिंदी का था तो मैंने किया नहीं। नहीं उसको बस मैंने भी नहीं किया मैम, क्योंकि वो हिंदी में था। फिर क्या हो गया बेटा, अब एज इट इज इनको क्या है वो उसमें पॉइंट निकाल लो, नहीं तो सही बात है उस पे नेट से निकल जाएगा। रेटिंग स्केल है ना कोई जो। बात नहीं, या तो कोई बच्चा चैट में डाल दे पिक्चर, अगर किसी ने क्लिक करी है तो। भाई डाल तो मैं भी दूं, पर मुझे ये तो नहीं पता ना चैट में डलती कैसे है पिक्चर। कोई नहीं मैम, नेट पे देख लेंगे। हाँ ठीक है, देखो नेट पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल करवा देती हूँ। अब मैं कल बताओ कौन सा बच्चा कौन सा पॉइंट करके लाएगा। मैम आप बताइए। 1 मिनट में नाम भी तो लिखूंगी ना, पहले तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, दीक्षा आपका है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, उसके बाद है स्वाति स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके मैम डन। उसके बाद है आंचल आपका है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ओके मैम। स्वाति ने मैम मुझे भी दे दो। मैम मुझे भी एक टॉपिक दे दो। आपको भी दूंगी मैम बेटा। मुझे भी एक टॉपिक दे दीजिए। रुक जाओ पहले मैं देख लूं ना, और किसने, आरती ने हाथ कर रखा है। ठीक है, आज का है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है आरती? यस मैम, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट में मैम मुझे कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही कर लूँ ना मैं? हाँ नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है बेटा, जो आपकी बुक में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग जी मैम। करना है। अब मैम उनको बुक में तो बहुत छोटा टॉपिक है, तो मुझे फिर वो गूगल वगैरह से ही नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा। आप यहाँ से मत करो, बुक में तो बहुत एक्स्ट्रा चीजें लिख रखी होती है। आप चैट जीपीटी पे डालना स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट और उसके अकॉर्डिंग करना, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि बेटा ये बुक तो आपको कोई नई किसी ने नहीं लिखी, हमने भी यही पढ़ी थी 10 साल पहले, 11 साल पहले मैंने भी यही पढ़ी थी। यस मैम, एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा दिया होगा, तो वो सब कट किया है मैंने इस बुक में। और ये जो टॉपिक जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो वो तो वहां से पॉसिबल ही नहीं है करना। हाँ तो आप ना ये जो भी है आप अपने उसमें डाल के चैट जीपीटी पे, वहां पे आप डालना 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। यस मैम डन मैम। ठीक है, तो वहां से करना पूजा। ओके मैम। और जो बाकी बच्चे रह गए हैं उनको मैं कल दूंगी टॉपिक, या फिर आप ये करके ले आना वर्ल्ड वाइड वेब, इसी में है शायद, स्किल्स वाले में। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है ना, बट जहां तक मुझे लगता है कल स्किल्स वाला ही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। मेरा कौन टॉपिक है मैम? बेटा आप नेक्स्ट के लिए कर लेना टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक। आपका मैं पक्का नहीं कह सकती कल नंबर आएगा, हो सकता है मंडे को नंबर आए। ठीक है ओके मैम। आपने मुझे नहीं दिया। प्रियंका आप फिर करना टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, तो इनका हो गया। उसके बाद है न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर का क्या रोल है। और आप उसमें हो ना, एसएसटी में हो ना प्रियंका, या कॉमर्स में? मैम कॉमर्स में। तो कॉमर्स में तो फिर आप ये करना ई रिसोर्स वाला, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल नेटवर्किंग का क्या रोल है आपकी उसमें टीचिंग में। ओके मैम। और आपका भाई पक्का नहीं है कल नंबर आएगा, क्योंकि कल मुझे ये स्किल्स कंप्लीट करवानी है। आपका मंडे को आएगा आप लोगों का नंबर, जो ये है ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाले, इनका। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। ओके
चलिए बेटा फिर मिलते हैं, 2 ही मिनट रह गई है मेरी भी नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके मैम एक मिनट सुनिए ना, बाय मैम। बोले हैं एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है एग्जाम कब होगा जून में, फिर हमको जाना भी होगा, मेरा बेटा कोई रहता नहीं है ना। नहीं, आप मेरे एक बात बताओ स्वाति, मैं बोल दूं 15 तारीख से एग्जाम है और फिर जिस दिन